हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आपने पहला अध्याय ठीक से पढ़ा होगा और उसे याद किया होगा। आज हम भूगोल विषय के अध्याय 2 को पढ़ेंगे। हालांकि मैं यहाँ आपके लिए जितना कुछ लिख करके लाया हूं, मैं जानता हूं कि वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए वीडियो देखने से पहले यदि आपके पास आपकी पुस्तक नहीं है और यदि कोई बिना पुस्तक से पढ़ रहा है, तो प्लीज अपने पास पुस्तक लेकर के बैठे और जो पॉइंट स्टेप बाय स्टेप है उसको ठीक से साथ साथ पढ़ते जाए, तो चीजें आएगी समझ में। अन्यथा समझ में तो आएगी पर भूल और जाओगे कि वहां जो शब्द लिखे हैं वो शब्द आपके दिमाग के साथ मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां कुछ कठिन शब्द लिखे हुए। यहां मैंने कुछ उसको सरल करने का प्रयास किया है। चलिए सीधी बात करते हैं चैप्टर को लेकर के। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे पृथ्वी और उसकी उत्पत्ति। शुरू से ही किया जाए। अध्याय 2, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की बात करेंगे हम लोग यहां पर। पहले तो पृथ्वी से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कुछ कितना क्या पढ़ेंगे। इसमें हम दो प्रकार के सिद्धांत पढ़ेंगे, एक आरंभिक सिद्धांत और एक आधुनिक सिद्धांत। इस चैप्टर में दो प्रकार के सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक तो हम पढ़ेंगे आरंभिक सिद्धांत और एक पढ़ेंगे हम आधुनिक सिद्धांत। अच्छा, आधुनिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ेंगे? आधुनिक सिद्धांत में हम समस्त ब्रह्मांड को पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। अच्छा, ये आधुनिक ही क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आज से 100 या 125 साल पहले के बाद में विज्ञान अपने आप में इतना आगे चला गया है कि वो सब कुछ जानने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले विज्ञान इतना आगे नहीं था, इतना विकसित नहीं था। इसीलिए उस समय के आरंभिक समय में लोगों के मन में ये विचार उठा कि ये पृथ्वी बनी कैसे। इसीलिए आरंभिक सिद्धांतों में लोगों ने केवल ग्रहों के निर्माण के बारे में, जो कुछ भी दिखा लोगों ने मान लिया कि सूरज दिख रहा है, इसका मतलब हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, और आसपास में कुछ और चांद भी दिख रहा है, सूरज भी आसपास और भी कुछ ग्रह है। उनके बारे में जानने के लिए लोगों ने प्रयास किया। उनमें से हम केवल दो सिद्धांतों के यहां पर पढ़ते हैं। एक जिसे आप लोग निहारिका परिकल्पना के नाम से जानते हैं, निहारिका परिकल्पना, और इसके अंदर किसने दिया क्या दिया वो डिटेल में पढ़ेंगे। पर पहले हमें ये पता तो हो कि इस जिस अध्याय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका खाका क्या है, पढ़ेंगे क्या उसमें। और एक वहां पर हम पढ़ते हैं द्वैतारक सिद्धांत। दो प्रकार, इन दोनों ही सिद्धांतों में हम केवल यह पढ़ेंगे कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ था। क्या अब हम पढ़ेंगे कि आधुनिक सिद्धांत के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। आधुनिक सिद्धांतों में हम मुख्य रूप से ब्रह्मांड पढ़ते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तारे कैसे बने, साथ ही साथ ग्रह कैसे बने, ग्रह माने हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो भी कैसे बने। इन तीनों के बारे में हम अध्ययन यहां पर करेंगे। अच्छा, ब्रह्मांड कैसे बना इसको लेकर के एक थ्योरी चलती है। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग उसके नाम के बारे में जानते हैं, पर जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं तो कई बार इधर वाला उधर हो जाता है, समझ में चीजें आती नहीं है, बिखर जाता है। जैसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बिग बैंग थ्योरी के नाम से, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। अब हम इस चैप्टर में यह पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम यहीं से अपने वाले इस सबसे पहले आरंभिक सिद्धांत पढ़ते हैं, और आरंभिक सिद्धांत में एक नंबर लेते हैं हम निहारिका परिकल्पना। क्या है निहारिका परिकल्पना, इसके अंदर क्या कहा गया, कौन वो व्यक्ति था जिसने इसकी परिकल्पना के बारे में सोचा। एक व्यक्ति थे जो आपके सामने दिख रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसका मुख्य रूप से जो निर्माण है वो एक ऐसे सर्कल के रूप में हुआ है। धीमी गति से कोई बादल है इस प्रकार के, ये बादल
ये बादल घूम रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? ये जो बादल है ये मुख्य रूप से धूल के हैं, गैस के बादल है। और ऐसे बादल जो ऐसे घूम रहे थे लगातार, जब घूमते घूमते ये बादल आपस में टकराए होंगे या किसी अन्य कारण से इन बादलों की वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ जिस पर हम रहते हैं। भाई साहब ने इतना ही बनाया, जिनका नाम था एमोनुअल कांट के नाम से इनको जाना जाता था। मैं जानता हूं आप नाम तो रट ही लेंगे। एक बार नाम बोलिए कि बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग जो सिद्धांत है वो दिया किसने था? तो व्यक्ति का एक बार नाम बोलिए एमोनुअल कांट के नाम से। एमोनुअल नाम या एमोनुअल कांट। कई बार वहां पर आपके केवल कांट ही लिखा आएगा, तो कांट ही ध्यान रखिए, इतना ही। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। जर्मन ये वैज्ञानिक कहां के थे मत याद रखना, मुझे पता है भूल जाओगे। जर्मनी के रहने वाले थे। उसके बाद एक और गणितज्ञ आए, उन्होंने कहा भाई साहब देखो ये कांट साहब ने जो सिद्धांत दिया है ये सिद्धांत मेरे हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहा है। तो लोगों ने पूछा साहब कैसे बताओ? इसने कहा मैं बताता हूं, रुको तुम लोगों को। आज ये पैनल ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्या पता है। इमैनुअल कांट के बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम था लाप्लास। क्या नाम था? लाप्लास। लाप्लास ने आया, उन्होंने कहा देखो मैं बताता हूं कि ये बना कैसे था। भाई साहब है, उन्होंने कहा देखो ये जो ब्रह्मांड एक बादल के गुब्बारे के रूप में, इसके अंदर धूल के कण और गैस है, ये जब आपस में टकराए थे तो एक दूसरे के चिपकते गए, छोटा सा अणु बना होगा, फिर आपस में उसके ऊपर लेयर बाय लेयर चिपकते गए। इस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ। यहां पर आगे दिया होगा ठीक से। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से। उसके बाद एक और भाई साहब आए, हेल नाम था उनका। उन्होंने कहा देखो ये दोनों ही गलत बता रहे हैं, इमैनुअल कांट भी गलत बता रहे हैं, लाप्लास भी गलत बता रहे हैं। मैं बताता हूं कि जो ब्रह्मांड आज के समय में है, जो ग्रह है, वो पहले आदि अनादि काल से ऐसे ही थे। ये जो बता रहे हैं ये गलत है, इनको खुद को ही नहीं पता। तो हेल वाला तो अपने याद रखना नहीं है इतना, पर ये वाले मुख्य रूप से याद रखा जाए। कहां गए हेल? ऐसा गायब हो गए। ठीक है, अब देखिए यहां पर न्याहरिका गैस और धूल का बादल है, हमें वैसे ही बता दिया अभी। इनके अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के अनुसार, जैसा कि हमने यहां पर देखा कि धीमी गति से ये बादल घूम रहे थे, इसकी वजह से बादल बना। ये बात कौन कहता है? इमैनुअल कांट कहता है। इसमें कुछ संशोधन करते हैं, जिस व्यक्ति का नाम है लाप्लास, जो गणित के थे, इधर आ गए भूगोल के अंदर। तो यहां पर एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना कि न्याहरिका परिकल्पना दी किसने थी? इमैनुअल कांट ने दी थी, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया? इमैनुअल कांट ने यह बताया कि एक न्याहरिका है जिसके अंदर, न्याहरिका माने बहुत बड़ी एक आकाश गंगाएं थी जिसके अंदर धूल व गैस के कण थे जो आपस में किसी कारण से टकराए, घर्षण हुआ, कुछ अन्य कारण हुए, इसकी वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ। लाप्लास ने संशोधन किया और उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। दो और व्यक्ति थे, उन्होंने कहा साहब ये जो बता रहे हैं ना, इनको खुद को ही नहीं पता कि ये बने कैसे थे। इन्होंने कहा हम बताएंगे कैसे बने थे। जिस व्यक्ति का नाम था चैम्बरलिन और माल्टन। क्या नाम था? चैम्बरलिन और माल्टन। इन्होंने दोनों ने कहा कि हम बताते हैं किस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रारंभिक सिद्धांत थे वो केवल और केवल ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा साहब वो ऐसा था कि ये जो सूर्य है ना, ये सूर्य एक बार पहले से आदि अनादि काल से था, सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह नहीं थे। लोगों ने कहा साहब ठीक है, पहले बताओ और क्या था इसमें। चैम्बरलिन और माल्टन ने कहा कि इसे सूर्य के पास से यहां से कोई स्पीड से एक तारा गुजरा, ये वाला। जब तारा गुजरा तो हम जानते हैं कि यदि छोटी चुंबक कहीं पड़ी और पास से हम बड़ी चुंबक लेकर के जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो चुंबक दूसरी चुंबक से चिपक जाएगी। ठीक उसी प्रकार से ये तारा यहां से बहुत स्पीड से निकला तो सूर्य की सतह से एक सिगार के रूप में कुछ पदार्थ निकल करके उस तारे के पीछे आया। तारा तो आगे चला गया, अब ये इसके चारों ओर घूमने लग गया। यहां पर देखिए ये सूर्य यहां पर रह गया, ये जो पदार्थ था वो यहां पर घूमते घूमते हुए रह गए। जब ये घूमने लग गया पदार्थ, फिर पदार्थ के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आपस में जुड़ने लगे छोटे छोटे भागों के अंदर। जुड़ने के बाद ये आपस में थोड़े बहुत अलग भी हो गए।
इस तरह से इन ग्रहों का निर्माण हुआ। बाद में ये घूम तो गैस के रूप में ही रहा था पूरा पदार्थ, बाद में जब अलग हुए तो पूर्ण रूप से इस ग्रहों का निर्माण हो गया और यह ग्रह वापस सूर्य के चारों ओर इस तरह घूमने लग गए थे। यह बात कौन कहता है? चैम्बरलेन और माल्टन, ये दोनों भाई साहब कहते हैं कि ग्रहों का निर्माण इस तरह हुआ था, जबकि इमैनुअल कांट यह कहता है कि साहब इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, ये तो एक निहारिका थी, उसमें गैस और उनके बादल थे, इस वजह से हो गया था। जब यह बात इन लोगों ने कही तो उनमें से दो व्यक्ति और थे जिनका नाम था जेम्स जिन्स। क्या नाम था? जेम्स जिन्स और हेरोल्ड जेफरी। इन दोनों ने कहा भाई साहब ये जो है ना, दोनों व्यक्ति बोल रहे हैं चैम्बरलिन और माल्टन कि सूर्य की सतह से एक सिगार के रूप में कुछ पदार्थ निकला जो सूर्य के चारों ओर घूमने लग गया, इस वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ। यह बात सही है और हम इसकी बातों का, इन दोनों की बातों का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। ये जो बोल रहे हैं वो सही है, इसका मतलब। और इस सिद्धांत को हम द्वितारक सिद्धांत के नाम से जाने। द्वितारक सिद्धांत माने दो तारों की वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ, इसीलिए हम इसे द्वितारक सिद्धांत पढ़ते हैं। आगे हम और पढ़ेंगे द्विधारी सिद्धांत। द्विधारी सिद्धांत और द्वितारक सिद्धांत में अंतर होता है, इसलिए प्लीज इन दोनों को अलग रखिए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए द्वितारक सिद्धांत किसने दिया था? चैम्बरलिन और माल्टन। क्या घटना हुई थी? एक छोटा तारा सूर्य के पास से बहुत स्पीड से निकला, स्पीड से निकलने की वजह से उसके पीछे जो पदार्थ था वो बाहर आ गया, सूर्य से सतह से एक सिगार के रूप में निकला और निकलने के बाद वो इस तरह इसके चारों ओर घूमने लग गया। धीरे धीरे इसके अंदर संघनन हुआ आपस के अंदर, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ और वही ग्रह आगे चल करके समय के अनुसार सूर्य के चारों ओर घूमने लग गए, जिन्हें हम आज वर्तमान में 8 ग्रहों के नाम से जानते हैं। मुझे आशा है कि आपको ठीक से चीजें समझ में आई होगी और देखते हैं इसके बारे में ठीक से कुछ लिखा है तो। ये देखिए चैम्बरलेन व माल्टन द्वारा दिया गया ये जो सिद्धांत दिया गया, द्वितारक सिद्धांत, ये सन 1900 के अंदर दिया गया था। उन्होंने कहा साहब भटकते हुए एक तारे का सिद्धांत दिया, जिसके अंदर भटकता हुआ तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा, जैसा कि हमने अभी देखा। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की सतह से एक सिगार के रूप में, यह शब्द थोड़ा सा आपको कहीं टफ लगा हुआ, सिगार का मतलब एक लेयर के रूप में बड़ी स्पीड से निकल गया। पदार्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया था। पदार्थ संघनित होकर, संघनित माने इकट्ठा होकर के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ग्रहों का निर्माण होता है। और इस बात का समर्थक कौन कौन करते हैं? जेम्स हेरोल्ड और हेरोल्ड जेफरी और जेम्स जिन्स। ये वाले जो नोट्स है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर अभी थोड़ी देर में अंदर लास्ट के अंदर मैं यहां पर इसका स्कैनर दे दूंगा, आपको क्यूआर कोड दे दूंगा, उससे हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। अच्छा, इस बात को तो माना ही नहीं। दो और भाई साहब थे, उन्होंने कहा साहब ये जो दोनों बता रहे हैं ये दोनों ही गलत है। कौन साहब बता रहे हैं वो भी गलत है, लाप्लास बता रहे हैं वो भी गलत है, मेंडलिन वगैरह वो बता रहे हैं वो भी गलत है, ये सब लोग गलत है। हम बताएंगे कि इन ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। लोगों ने कहा ठीक है साहब आप बता दो, क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने कहा ठीक है साहब हम अभी बता देते हैं आपको। इन्होंने क्या किया कि यह बताया कौन कौन व्यक्ति थे। एक का नाम था, एक व्यक्ति जो थे ऑटो सीमेंट, जो कि रशिया के रहने वाले थे। दूसरे थे कॉर्ल वाई जास्कर। एक बार बोलो, कॉर्ल वाई जास्कर और ऑटो सीमेंट। कॉर्ल वाई जास्कर, ऑटो सीमेंट, नाम याद रह जाएंगे। कंट्री के नाम मुझे पता है, फिर भी आपके, क्योंकि भूगोल के अंदर इतने भूगोल वेता है, जर्मनी के, फ्रांस के, यूएसए के, अपन भूल जाते हैं। आप जब बड़ी क्लासों में जाओगे ये व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाएंगे, पर हमें ये याद रहना चाहिए वो किस प्रकार के सिद्धांत थे। इन्होंने कहा साहब एक बात है कि सूर्य जो है ना, सूर्य के चारों ओर कोई एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, निहारिका है, और उसके अंदर दो प्रकार की गैस, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम पाई जाती है, उसके साथ धूल के कण हैं। और उन धूल के कणों के आपस में टकराने से, घर्षण होने से एक तस्रीनुमा बादल का निर्माण हो गया। जैसे यहां पर देखिए, ये कोई सूर्य है और इसके चारों ओर एक बादल है, ये एक निहारिका है पूरी। इसके अंदर क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन। हम जानते हैं कि हीलियम और हाइड्रोजन जब आपस में क्रिया करती है तो बहुत ज्यादा उष्मा का उत्सर्जन होता है। इसने कहा कि ये जो बादल थे ये धीरे 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 आपस में घूमते गए, आपस में चिपकते गए, और चिपकने की वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ। पहले ग्रह जो सूर्य के आसपास थे वो पारदर्शी नहीं थे।
जब आपस में चिपक गए तो ये पारदर्शी हो गए और इस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ। इसे वो मुख्य रूप से द्विआधारी सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसे सूर्य के साथ सह अस्तित्व बताया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो सैम उन्हीं की वाली बात ही कर रहे हैं। आगे हम जब आधुनिक सिद्धांत पढ़ेंगे, यही इमैनुअल कांट वाली बात यही कर रहे हैं, क्योंकि इमैनुअल कांट साहब ने भी तो यही कहा था कि इसके चारों ओर। तो अब तक हमने प्रारंभिक सिद्धांत के रूप में कितने पढ़े? मुख्य रूप से दो याद रखना, ये द्विधारी वाला सिद्धांत याद रहे तो लेना। पहले हमने देखा न्याहरिका परिकल्पना, जिसके अंदर हमने यह देखा कि एक न्याहरिका है जो कि धूल और गैस से भरी हुई है, जिसके चारों ओर सूर्य उसके अंदर घूमने से आपस में जब टकराए, जिसकी वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत इमैनुअल कांट देते हैं, जो कि जर्मनी के विशेषज्ञ हैं। इसमें कुछ संशोधन करते हैं, जिन व्यक्ति का नाम गणितज्ञ है और वो लाप्लास है, और लाप्लास के संशोधन के बाद इस परिकल्पना को न्याहरिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। फिर हमने चैम्बरलिन और मोल्टन के बारे में पढ़ा और हमने यह देखा उन व्यक्तियों ने द्वितारक सिद्धांत दिया था, जिसमें हमने यह देखा था कि सूर्य के पास से एक छोटा तारा बहुत स्पीड से निकला, जिसकी वजह से सूर्य के केंद्र सतह से सिगार के रूप में कुछ पदार्थ बाहर निकल गया। वो पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लग गया। कालांतर में गुरुत्वाकर्षण की वजह से छोटे छोटे जो गुच्छे बन गए थे और वो ठंडे होकर के ग्रहों के रूप में सूर्य के चारों ओर घूमने लग गए थे। हमने यह भी देखा कि इनके दो समर्थन करने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद यह वाला सिद्धांत हमने देखा था। अब हम बात करते हैं आधुनिक सिद्धांत के बारे में कि आधुनिक सिद्धांत क्या था। चीजें समझ में आ रही होगी। आप अपने साथ बुक लेकर के बैठिए, साथ साथ पढ़ते जाइए, अपने नोट्स खुद बनाते जाइए, इन नोट्सों को भी देखिए, तब तो आएगी समझ में। अन्यथा मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं रामायण की तरह। आधुनिक सिद्धांत की बात हम करते हैं, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। मैंने कहा कि साइंस जब ज्यादा उन्नत हो गई तो लोगों ने कहा कि ग्रहों की बात क्यों जाए, हम यह भी तो तय करें कि ब्रह्मांड कैसे बना था, क्योंकि ग्रह तो बहुत छोटी चीज है। विज्ञान जब जब जो जो विकास करता जा रहा है वो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों ने कहा ठीक है साहब, ब्रह्मांड के बारे में ही बता दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति था, दिमाग खराब हुआ हुआ, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, मैं इसे मजाक के वे में कह रहा हूं कि जो नॉर्मल आदमी होते उनके दिमाग में इस प्रकार के सिद्धांत तो नहीं आ सकते। दिमाग कुछ ज्यादा ही विकसित रहा होगा तभी तो इस प्रकार के सिद्धांत आए होंगे, अध्ययन किया होगा। अन्यथा सामान्य इंसान का जीवन वही होता है, जन्म लिए, बड़े हुए, शादी हुई, बाल बच्चे हुए, उनको पाला, वो सब बड़ा किया, लास्ट के अंदर बूढ़े हो गए, मर गए, खत्म। यही एक जीवन का सर्कल खंड। और नॉर्मल आदमी जो होता है वो यही रहता है। और जो ये दिमाग से थोड़े बहुत रहते हैं, कुछ वो नए कुछ कर जाते हैं। ये जो एडविन हम्बल थे, उन्होंने बताया कि सब हुआ ये था कि आज भी ब्रह्मांड जो है उसका विस्तार हो रहा है। लोगों ने कहा सब कैसे? कि कैसे क्या, तुम एक काम करो कि गुब्बारा होता है, उसके ऊपर कुछ पेन के निशान कर दो, फिर उसमें हवा भरो। जो जो हवा भरोगे तब आप पाओगे कि उस गुब्बारे में जो निशान हमने किए थे वो दूर होते जा रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड भी समय के साथ में अलग अलग दूर दूर बढ़ता जा रहा है, उसमें आकाश बढ़ता जा रहा है, सॉरी आकाश के अंदर वो बढ़ते जा रही है। लोगों ने कहा साहब हमारे समझ में नहीं आया, ठीक से बताओ। उन्होंने कहा ठप सीखे बताते हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब ब्रह्मांड बना था, आज से लगभग 13.7 करोड़ वर्ष पहले, सॉरी अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले, उस समय ब्रह्मांड एक छोटे से छोटे बिंदु के रूप में था। यानी इतना छोटा बिंदु जिसको ठीक से देखा भी नहीं जा सकता। उसका तापमान जो था अनंत था, उसका घनत्व अनंत था। भाई कोई चीज होती है हमें पता तो रहता है कि वो कितनी कठोर है, उसका तापमान कितना है। एडविन हम्बल ये कहते हैं कि साहब उसका जो तापमान था, एक छोटा सा बिंदु था जिसका तापमान बहुत ज्यादा था, अनंत था, जिसका कोई अंत नहीं था। उसका घनत्व इतना था कि उसका भी कोई अंत नहीं था और बहुत छोटा था। एक दिन उसके अंदर इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के साथ वो भयंकर रूप से बिखर गया। जो ही वो ब्लास्ट हुआ, जो ऊर्जा ब्लास्ट हुई, उस ऊर्जा के ब्लास्ट होते ही सेकंड के 100वें भाग अल्पांश में ही कुछ ऊर्जा पदार्थ के रूप में बदल गई। पदार्थ कोई गैस बन गया, कोई थोड़े मोटे पदार्थ बन गए, धूल के कण बन गए। इस प्रकार के पदार्थ के रूप में ब्रह्मांड का विकास हुआ। ब्रह्मांड का विकास हुआ कब था? 13.7 अरब वर्ष पहले। अनुमान लगाइए कितना समय पहले हुआ होगा। जब उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विकास इस तरह से हुआ,
तो उन्होंने कहा बाद के अंदर ये ब्रह्मांड धीरे धीरे आगे जाता गया, आगे जाता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और आगे हम जब ये आकाश गंगाएं विकसित होती गई, एक दूसरे से दूर होती गई, जिस प्रकार यहाँ पर चित्र में पहले यहाँ पर ब्रह्म विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद ये देखिए यहाँ पर समय के साथ ये समय बन रहा है, टाइम, समय के साथ जो जो आगे बढ़ते जाओगे, जो जो ये आकाश गंगाएं दूर होती जाएगी, इस प्रकार उन्होंने एडविन हम्बल ने इस बारे में दिया। लोगों ने कहा साहब अब भी ठीक से समझ में नहीं आया, और समझाओ अच्छे से। एडविन हम्बल ने कहा रुको और समझाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर चलते हैं सेकंड पॉइंट में। एडविन हम्बल ने कहा कि यह जो घटना हुई थी 13.7 अरब वर्ष पूर्व एकांकी परमाणु के महाविस्फोट से हुई थी, और ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। उन्होंने कहा ब्रह्मांड का विस्तार जो हुआ बहुत वृहद है, और विकास आज भी हो रहा है। उन्होंने कहा जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ था उसके ठीक 3 मिनट बाद, 3 मिनट में ही एक पहले परमाणु का विकास हो गया था। परमाणु जानते हैं, अणु परमाणु, जिसको आप साइंस के अंदर पढ़ते हैं, एक बहुत छोटी सी सूक्ष्म चीज, अणुओं से मिलकर के परमाणु बनता है। वो परमाणु जो पहला परमाणु बना था वो महाविस्फोट के केवल 3 मिनट बाद बन गया था। इस तरह से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। लोगों ने कहा अब भी समझ में नहीं आया, ठीक से बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं, हुआ यह था कि बिग बैंग के 3 लाख वर्ष के बाद, यानी आज से कितने वर्ष हुए, 13.7 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ, और उस महाविस्फोट के ठीक कितने साल बाद, 3 लाख साल पहले। आप कहोगे साल यहां तो 3 लाख नहीं 30 सोच रहे हैं हम, तो 30 साल भी, 3 लाख साल बाद में पृथ्वी जब विस्फोट हुआ तो महाविस्फोट हुआ। और महाविस्फोट किससे होता, ऊर्जा से। इसका एक मैं उदाहरण देता हूं आपको। अभी दीपावली आ रही है, दीपावली में जब आप फटाके फोड़ेंगे, जो धूल होती है उसके अंदर रखेंगे, जब फटाका ब्लास्ट होता है तो क्या फटाके के जो पास के कण होते हैं वो दूर दूर तक चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसका भी ब्लास्ट हुआ, और जब फटाके के आपके जो कुछ भी कण होते हैं वो जलते रहते हैं, और थोड़े समय बाद वो भी ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस महाब्लास्ट के साथ में 3 लाख वर्ष बाद में पृथ्वी ठंडी हो गई। सॉरी, पृथ्वी का पूरा ब्रह्मांड ठंडा हो गया, और ठंडा होते होते उसका तापमान कितना रह गया, 4500 केल्विन रह गया। सेल्सियस नहीं, एक बार ध्यान रखना, केल्विन और सेल्सियस में अंतर होता है। तो यहां पर कितना रह गया, 4500 केल्विन रह गया। हम देखते हैं कि जब भी कोई चीज ठंडी होती है ना, तो उसके अंदर, अच्छा, जब आप दीपावली के फटाके फोड़ते हैं, महाब्लास्ट होता है, तो कुछ धुआं वहां से निकलता है, थोड़ा धुंधला हो जाता है वहां पर। ठीक उसी प्रकार जब ये महाविस्फोट हुआ था तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहां जहां पर आकाश गंगाएं बनी थी, अनंत आकाश गंगाएं, उन आकाश गंगाओं के अंदर कुछ दिख नहीं रहा था। जब 3 लाख वर्ष बाद में क्या हुआ था कि पृथ्वी ठंडी हो गई। ठंडी होने की वजह से पदार्थ का निर्माण होता। हम देखते हैं कि पानी का घनत्व, जब हम पानी गर्म करते हैं, या दूध, दूध उफनता क्यों है, जब उसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, यानी उसी प्रकार ठंडा होता है तो वापस नीचे बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब ये ब्रह्मांड का जो पदार्थ बना था वो ठंडा हुआ, ठंडा होने की वजह से परमाणु पदार्थ बनने लगे, छोटे छोटे पदार्थ बनने लगे, और जब पदार्थ बने तो जो ब्रह्मांड था वो पारदर्शी हो गया। अब उसके अंदर दिखने लग गया, जैसे यहां पर देखो, ये तारे वाला मैं यहां पर लेके आया क्योंकि दूसरा मुझे कोई मिला नहीं था। इसको आप भूल जाए। यहां पर ये लो, यहां क्या देखिए, ब्रह्मांड जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद इस प्रकार था, उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, धुआं था। जब ठंडा हुआ, परमाणु बना, तो वो ब्रह्मांड अपने आप में पारदर्शी हो गया। और पारदर्शी होने के बाद इस प्रकार की अलग अलग अनंत आकाश गंगाएं बन गई, जिन आकाश गंगाओं को हम गिन भी नहीं पाते। और हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसमें भी अनेक सूर्य है, और उन सूर्यों के अनेक ग्रह हैं, और सूर्य अपने आप में तारा है, जैसा कि हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मांड कैसे बना। ब्रह्मांड एक छोटे से अणु, छोटे से पदार्थ से बना था, छोटे से बिंदु से बना था, जिसका अनंत तापमान था, अनंत घनत्व था, और बहुत सूक्ष्म था। उसमें महाब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने की वजह से अल्पांश में ही उसमें जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा में से कुछ पदार्थ बन गए जो दूर दूर तक बिखर गए। बाद में जब 3 लाख वर्ष बाद में वो ठंडी हुई, ठंडी होने 4500 केल्विन, 4500 केल्विन जब उसका तापमान रहा, तब परमाणु पदार्थ बने। और परमाणु पदार्थ बनने की वजह से, परमाणु पदार्थ बने तो एक दूसरे के चिपके होंगे, जब चीजें चिपकी तो फिर पारदर्शी हो गया ना। जब ब्लास्ट करते हैं कुछ चीज तो एक बार में कुछ दिखता नहीं है, धीरे से जब वो वापस बैठ जाते हैं तो पारदर्शी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर ब्रह्मांड भी पारदर्शी हो गया, और अनंत आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया। इस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। अब हम देखेंगे तारों का निर्माण कैसा हुआ। तारे माने सूर्य भी एक तारा है, ब्रह्मांड पढ़ लिया, अब हम तारे देखेंगे तारे का निर्माण कैसे हुआ।
अच्छा, ये भी ब्रह्मांड लिखा हुआ है आपने, सेम। ये देखो, पहले महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट से इतना भयंकर विस्फोट हुआ जिसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, दिखने की वजह से फिर धीरे धीरे ये ठंडी होने लगी। इस प्रकार की ये एक तरह की आकाश गंगाएं हैं। ये फिर वापस धीरे धीरे पारदर्शी हो गई, धीरे धीरे पारदर्शी होने के बाद धीरे धीरे उसमें इस प्रकार के ग्रह बने। तो पहले पारदर्शी नहीं था, फिर पारदर्शी हो गया। ये थोड़ा सा और एग्जांपल, इस प्रकार ब्लास्ट, ये ऐसा धुआं सा दिख रहा था, उसमें कुछ नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे ये गोल बादल जब तख्तरी के रूप में घूमने लगे, इस प्रकार घूमते 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 इस तरीके से अंत में बने थे। चलिए अब आगे चलते हैं सीधे। अब बात करते हैं तारों का निर्माण हुआ। सूर्य भी अपने आप में एक तारा है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, ये वाले जो नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं, ये वाले स्वयं मेरे हाथ से लिखे हुए हैं। ये साथ में जो थोड़ा बहुत फोटो का काट-कूट के किया गया है, ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ सकते हैं। हालांकि मैं चाहूं तो सारी चीजें हाथ से, पर हाथ से बनाई हुई चीजें मुझे जानता हूं कि थोड़ी आप देख नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं तारों का निर्माण कैसे हुआ था। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। जैसा कि हमने देखा कि ब्रह्मांड जब ब्लास्ट हो गया तो अलग अलग प्रकार के पदार्थ जहां लगे थे। जब फटाका ब्लास्ट करते हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि फटाका एक ही स्थान पे या समान रूप से फटेगा, कहीं से कुछ भी फट सकता है। ठीक उसी प्रकार ब्लास्ट हुआ था। घनत्व भी भिन्न था, उनका घनत्व जो था आपस में जो जुड़ रहे थे वो भी अलग अलग प्रकार के थे। गुरुत्वाकर्षण बल में भी भिन्नता थी। अब जब पदार्थ जो बना था, कुछ पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण बल की क्षमता कम थी, कुछ पदार्थ ज्यादा खींचना चाहते थे। जो ज्यादा खींच सकते थे उन्होंने अपनी अलग बड़ी आकाशगंगा बना ली, जिनका गुरुत्वाकर्षण कम था उनकी अपनी कम आकाशगंगाएं बन गई। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर असंख्य है। यहाँ पर मैं थोड़ा हाथ से बनाता हूं। जैसे यहाँ पर ये महाविस्फोट हो गया, इस महाविस्फोट की इस प्रकार की ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर अनंत आकाश गंगाएं है। यहाँ पर तो मैं कुछ ही बना पाऊंगा। इस प्रकार की अनंत आकाश गंगाएं, उन अनंत आकाश गंगाओं के अंदर अनंत प्रकार की, अब तक हम गिन भी नहीं पाए, अनंत सूर्य है और उन सूर्यों के भी अनंत ग्रह है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब आकाशगंगा का निर्माण शुरू हुआ, जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होते ही आकाशगंगाएं बनी, और आकाशगंगा जब शुरू हुई तो उसके अंदर क्या था, हाइड्रोजन था। जब ब्रह्मांड का ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद जब आकाशगंगाएं बननी शुरू हुई, जैसा कि हमने पहले वाले फोटो के अंदर देखा था कि ये वाली जब आकाशगंगाएं बननी शुरू हुई थी तो इसमें केवल एक गैस ही, जिसे हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। अब धीरे धीरे जब ये गैस थी तो गैस के विशाल बादल बनने लगे। ये ब्लास्ट हुआ, फिर गैस के धीरे धीरे इस प्रकार बादल बनने शुरू हो गए थे। अब जब ये बादल बनने शुरू हुए तो गैस आपस में संचय होने लगी, इकट्ठी होने लगी। जैसे कि हमारे जो घर के अंदर जो गैस का सिलेंडर आता है, उसके अंदर गैस की फुल दाब के साथ भरी हुई होती है ना, ठीक उसी प्रकार ऑटोमेटिकली गैस आपस में इकट्ठी होने लगी और घने बादल बन गए। क्या बन गए, घने बादल बन गए। घने बादल माने ब्रह्मांड के आकाश गंगा के अंदर इस प्रकार की, थोड़ा सा मैं ठीक से बनाता हूं। ये मान लीजिए कोई एक आकाशगंगा है और इसके अंदर इस प्रकार की खूब सारी गैस पड़ी है। ये गैस हो गई, ठीक है। इस गैस के बाद में अंदर क्या बने, गुच्छे बनने शुरू हो गए। गुच्छे मतलब झुंड, गैस के आपस में झुंड बनने शुरू हो गए। क्या दिक्कत आ रही है भाई, गैस के आपस में झुंड, मान लीजिए ये वापस ब्रह्मा, अब इसके अंदर क्या इस प्रकार के इस प्रकार के गैस के क्या बन गए, झुंड। पहले गैस बिखरी हुई थी, अब गैस के क्या बनने शुरू हो गए, झुंड। जब गैस के झुंड बने तो यही झुंड फिर क्या हो गए, गोल गोल घूमने शुरू हो गए। एक तरह से, इस तरह से एक तस्तरी के रूप में ये झुंड गोल गोल घूमने शुरू हो गए। फिर ये जब गैस घूमने शुरू हुए तो इनके बीच में एक क्राउड का निर्माण हुआ। क्राउड माने छोटा सा गैसीय पिंड विकसित हो गए। इन तारों का निर्माण होता रहा, इन तारों फिर घूमते रहे, फिर संघनित होती रही। इस तरह से तारों का निर्माण हुआ। फिर ये छोटी हो गई अपने आप, छोटी छोटी छोटी। अच्छा, आप कहोगे इन तारों के बाहर भी अब वो गैस थी जो कुछ बची थी, वो भी अब इन तारों के बाहर घूम रही है, जिनसे हम ग्रहों का निर्माण कराएंगे। हम ये देखेंगे कि तारों का निर्माण तो हो गया था, बहुत ज्यादा गैस इकट्ठी हो गई थी, परंतु इन तारों के बाहर भी तो थोड़ी बहुत गैस अब भी घूम रही थी। इन तारों के जो ग्रह घूम रही है, इससे अब ग्रहों का निर्माण होगा।
और ये तारों का जो इस प्रकार ये जो घटनाक्रम हुआ, ये जो ग्रह बने कि पहले घने गैस के बादल थे, फिर गैस के बादल फैले हुए थे, फिर घने गैस के बादल हुए, फिर उनको संपीड़ित हो गए, पिंड का निर्माण किया और चपटी गैस के रूप में बने, फिर इकट्ठे होते होते इस प्रकार तारों का निर्माण हुआ। हमारा जो सूर्य है वो भी अपने आप में एक तारा है और इसी सूर्य में कोई धरातल नहीं है। सूर्य अपने आप में एक गैस का पिंड है, गैस का गोला है अपने आप में एक तरह का, जिसका निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। हमने ब्रह्मांड का विस्तार देखा 13.7 अरब वर्ष पहले। ब्रह्मांड के विस्तार के बाद 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ। अब अनुमान लगाइए तारों का तापमान कितना होगा, जिसमें गैस है कौन सी, हीलियम और हाइड्रोजन, जो अनंत प्रकाश देती है, अनंत तरीके से जलती है। उस वक्त कितनी भयंकर जलती होगी जिस वजह से हमारे पास तक प्रकाश पहुंचता है, हजारों किलोमीटर दूर तक। आगे चलते हैं, क्या आ गया ये, अच्छा ग्रहों का निर्माण, ये चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। इसमें क्या है कि कोई पीपीटी नहीं मिली मुझे, कोई फोटो मिला नहीं था ठीक से, मैंने हाथ से बनाया था, वही अपन ठीक से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ग्रह क्या थे, आपके साथ बुक होगी, साथ लेकर के बैठिए। आप कहेंगे सर बीच के कुछ पार्ट छोड़ रहे हैं आप, जैसे कि वहां पर कुछ तालिका दी होगी, सौर मंडल दिया होगा, तो वो जो यहाँ पर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं वो आपके डिलीट कर दिया गया है। इस बार नए जो सिलेबस आया है एनसीईआरटी का, उसमें देखिए, इसीलिए वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और यदि किसी को लगता है कि सर हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, तो इतने समझाने से वो भी समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, अब विकास, तारों का निर्माण कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। तारे न्याहरिका के अंदर गांठ नुमा थे, न्याहरिका माने आकाशगंगा। यहां से एक एक रूप से लेके चलता हूं। सबसे पहले अपन कलर लेते हैं ये वाला, ये ले लो भाई। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। ज्यादा बड़ी हो जाएगी फिर आगे तक आ ही नहीं पाएगा ये। अब हुआ क्या था यहाँ पर, ये न्याहरिका थी। न्याहरिका माने एक तरह का वो सर्कल घूमने वाला, ब्रह्मांड से अलग हुई थी। इस ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं न्याहरिकाएं हैं, उसमें अनेक सूर्य हैं, उनमें अनेक ग्रह हैं। इस प्रकार न्याहरिका थी। अच्छा उस देखते हैं, न्याहरिका के अंदर गांठ नुमा है। तारे जो थे वो गांठ की तरह इस प्रकार, पहले ऐसे गैस थी। देखिए हमने देखा कि न्याहरिका एक बादल है, आकाश गंगा पहले अपने आप में क्या थी, एक बादल। ये अपने आप में क्या है, गैस है, ये लो गैस, ये अंदर जो भरी हुई है वो गैस है। अब अगला स्टेप क्या हुआ, अब बात करते हैं कि छोटे गोले के रूप में ससंजक आपस के अंदर जुड़ती रही। ये जो छोटे, अच्छा कहां गए, ऐसे कैसे हो रहा है। अच्छा ये जो गांठ थी उसके अंदर क्या हुआ कि गैस के झुंड बनने लगे, ये गैस थी, फिर यह वापस बना ली लो निहारिका। और इस निहारिका की वजह से क्या हुआ, क्या हो गया रे, कहां चली गई भाई, ये रहा, कहां जा सकता। ये वाला मामला बड़ा खराब है, टेक्नो है ना। इसे डबल हो गया क्या, चलिए जी कोई बात नहीं, अपन तो इससे ही काम चला लेंगे, नया ही बना लेते।
रुकिए भाई, वो टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पर हाथ लग गया था, वो डिलीट हो गया था वापस। देखो, तारे न्यारिका के रूप में क्या थे, एक गांठ नुमा थे इस प्रकार। वापस वही पेज लेते हैं, कहां गया जिसके अंदर ये लिखा, ये वाला लो। देखो, सबसे पहले क्या था, एक निहारिका थी इतनी बड़ी, उसके अंदर क्या थी, गैस थी, ये वाली गैस भरी हुई थी। गैस किसकी, कौन कौन सी गैस है साहब, इसमें हम जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण है, ये वाली गैस थी। अब क्या हुआ, अगला जब स्टेप इसके अंदर आया, तो ये लीजिए ये वाला अगला स्टेप। अगले स्टेप के अंदर जो ये गैस थी वो गुब्बारे के रूप में भर गई, इस प्रकार। इस प्रकार इन गैस का क्या बन गया, गुब्बारा बन गया। पहले गैस पूरे के अंदर फैली हुई थी न्यारिका के अंदर, अब इन गैसों के अंदर क्या बन गया, गुब्बारा बन गया। और गुब्बारा बनने की वजह से इनके आपस के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल लगा, ये लीजिए, ये वापस निहारिका बनी। इन निहारिका में आपस में गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये जो गैस थी, इनमें से जो भारी गैस, भारी कुछ पदार्थ था आपस में, ये जब अंदर आया तो इनके बीच के अंदर एक निर्माण हो गया जिसे हम क्रोड कहते हैं, क्रोड या कोर के नाम से जानते हैं। ये देखिए यहां पर किसका निर्माण हो गया, क्रोड का निर्माण हो गया या फिर कोर का निर्माण हो गया। क्यों हुआ, ये जो गैस थी ये आपस में गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इकट्ठी होती गई, जिसके बीच के अंदर ये अनंत आकाश गंगा, ये अलग अलग प्रकार के है ना गैस के गुच्छे, पर अपन एक गुच्छे के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। और फिर ये गैस और धूल बड़ी तस्तरी के रूप में गोल गोल घूमने लग गई, यहां पर हम गोल गोल ही करते जा रहे, गोल गोल घूमने लग गए थे। फिर क्या आ रहा है भाई कमेंट में, फिर क्या हुआ था कि जब ये घूमने लग गए तो गैस बादलों का संघनन हुआ और क्रोड बनने लग गई। गैस के बादलों का क्या हुआ, संघनन मतलब इकट्ठे हुए, जिनके चारों ओर पदार्थ छोटे छोटे गोले बन गए। जब ये बन गए, अब इस क्रोड का निर्माण हुआ, और इस क्रोड की वजह से अब क्या हुआ, इसको अपन बाहर लेके चलते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे गोले जो थे, अब ये वाला, ये मान लीजिए निहारिका मैं अलग ही बना देता हूं, वहां पर इसका अगला स्टेप क्या था, ये मान लीजिए निहारिका है, और इस निहारिका के अंदर इस प्रकार के बन गए थे। अब इसके बीच में क्रोड बना हुआ था, अब इस क्रोड के भी चारों ओर क्या बन गया था, ये वाले कुछ पिंड बन गए थे, छोटे 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 गोले संजय, आपस में ग्रहणु थे। ग्रहणुओं का जब संगठन हुआ तो उसकी वजह से क्या बन गए थे, पिंड, यानी छोटे, बहुत छोटे थे संगठन, उसकी वजह से बन गए थे। अब छोटे ग्रहणु छोटे पिंड से जुड़ने से एक बड़े पिंड का निर्माण करते हैं। यहां पर देखिए ये जो है, ये बड़े पिंड जब इनके अंदर ये छोटे छोटे थे, प्रीव्यू करके बड़ा करते हैं ना, अब ये जो थे वो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो ग्रह थे इसके अंदर ये दो ग्रह लेते, ये जो बीच वाला था वो क्या, क्रोड है। अब इसके पास पास जो ये बड़ी बड़ी छोटे छोटे गैस के कण खूब सारे बन गए थे, अब वो खूब सारे जो बने थे वो आपस के अंदर क्या हो गए साहब, जुड़ने लग गए। और उनकी जुड़ने की वजह से जब छोटे पिंड जुड़े, छोटे ग्रहणु आपस में जुड़े, एक तो बड़े पिंड का निर्माण किया, और वही बड़ा पिंड आगे जाकर के क्या कहलाया, ये क्रोड और इसके आसपास क्या कहलाए, जो घूमने लग गए, ग्रहों का निर्माण हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर में, और आगे हम यह देखेंगे कि अच्छा प्रकाश वर्ष वाला भी है क्या, अच्छा पहले मुझे ये बताओ किस किसने ये चैप्टर पढ़ा है, कमेंट करके। यदि नहीं पढ़ा है तो पल्ले से बाहर जा रहा है, और यदि पढ़ा है तो मुझे पता है 100% समझ में आ रहा है। पहले वहां पर एक लिखा है प्रकाश वर्ष, पहले तो ये ध्यान रखना प्रकाश वर्ष किसकी दूरी का मापक है। इससे प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं, दूरी, जिस प्रकार दूरी को हम मापते हैं किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, कि ये देखते हैं यहां से यहां तक कितनी दूरी है कि साहब, यहां से यहां तक हम मान के कि वो केवल 60 सेंटीमीटर है, उसी प्रकार फिर किलोमीटर में मापते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रकाश वर्ष जो है वो मुख्य, क्योंकि वर्ष आपको लग रहा होगा कि समय होगा, समय नहीं है, क्योंकि आपको लगता है वर्ष, महीने, समय, ये जो है समय मापते हैं, पर जो प्रकाश वर्ष है उससे क्या मापी जाती है, दूरी मापी जाती है। प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड।
यानी कि प्रकाश जो है यहां से ऑन हुआ, उसकी स्पीड होगी 3 लाख किलोमीटर। यानी कि यदि आपको प्रकाश बहुत ज्यादा है किसी चीज का, तो वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक उजाला कर देगा। जैसा कि सूर्य का यहां पर आता है हमारे पास। विचारणीय है कि 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष होगा। अच्छा, प्रकाश 1 साल में, पहले तो हम देखते हैं कि 1 सेकंड में कितना चलता है साहब। 1 सेकंड के अंदर वो चलता है 3 लाख किलोमीटर, इतना चलता है वो। अच्छा ठीक है, वो 1 सेकंड में चलता है। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं साहब? 60 सेकंड होते हैं। अच्छा, उस 60 मिनट के अंदर तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 होते हैं। अच्छा, एक दिन में घंटे कितने होते हैं? सब घंटे होते हैं 12। तो 12 घंटों में मिनट कितने होते हैं? तो 7200 720। अच्छा, इसको फिर 24 से गुणा, फिर इसको 365 से गुणा। इस प्रकार यदि आप गुणा करोगे तो आप करते रहना। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 9.6 गुणा 10 1012 किलोमीटर प्रति के बराबर है। ये इतना गुणा करोगे, यानी कोई प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है, तो वो 1 साल में कितना जाएगा? अनुमान लगा लीजिए आप, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक। यानी कि अपने नॉर्मल किलोमीटर वाले मामले में तो दूरी मापी नहीं जा सकती प्रकाश की। हम ये देखते हैं कि प्रकाश वर्ष के संदर्भ में ये प्रकाश जो सूर्य का है वो केवल, क्या लिखा है प्रकाश वर्ष के संदर्भ में, ये प्रकाश वर्ष का केवल, ठीक है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर है। 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर, छोटा मोटा तो नहीं है। और हम जानते हैं कि सूर्य क्या है अपने आप में? तारा है। तारा है तो उसके अंदर दो गैस है, कौन कौन सी? हीलियम और हाइड्रोजन, दो प्रकार की गैस है, वो आपस में जलती है। अनुमान लगाइए उस सूर्य की सतह पर, उस सूर्य के गोले से कितना प्रकाश निकल रहा होगा, जो कि इतने किलोमीटर तक आ जाता है। 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर तक आ जाता है। इसका मतलब वहां से भयंकर प्रकाश निकल रहा होगा, भयंकर आग निकल रही होगी, ऐसा होता होगा। और यहां आने में भी उसको लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब याद रखना कि किसी को कहा जाता है ना कि मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, उसको कहना कि आदर्श की बात अलग होती है, वास्तविकता अलग होती है। उस तारे से हजारों सेंटीग्रेड तापमान निकलता है, पास जाओगे तो भस्म हो जाओगे। इसलिए आदर्श की बात अलग करना। इसलिए लड़कियों, तुम विशेष रूप से याद रखना, जब बहलाया बहलाया जाता है तुम्हें तो कहा जाता है कि तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, वो प्रेम की मादकता में कहा जाता है, जबकि वास्तविकता यह है तारों का यहां से सबसे, पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है उसका किलोमीटर 14 लाख 95 हजार किलोमीटर दूर है। ये तारे तोड़ने की बात अलग है। तुम तारे तोड़ने की बात करो, तुम सामने देखो तो आंखें खराब हो जाएगी। इसलिए तारे तोड़ने वाली वास्तविक बातें नहीं, उसको कहना तारे तुम तोड़ेगा तो भस्म हो जाएगा, फिर तोड़ के किसके लिए लाएगा? छोड़िए मजाक की बातें, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ। मैं आवाज चेक कर लेता हूं, शायद आवाज कम हो सकती है। आवाज तो आ ही रही है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी। पहले हमने देखा ब्रह्मांड कैसे बना, फिर हमने देखा तारों का निर्माण कैसे हुआ, तारा माने सूर्य। अब हम यह देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ये ग्रह, इनका उद्भव कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि ये पृथ्वी जो है, ये लो, इसमें तो आपके साथ पीपीटी ठीक सी बनी हुई है। पहले जो पृथ्वी थी ना, वो पृथ्वी जब शुरुआत के अंदर बनी थी तब तो वो मनुष्य के रहने लायक नहीं थी, ठीक है, नहीं थी। उसके अंदर हीलियम, हाइड्रोजन और खूब सारे ऐसे कण थे जो वहां पर पाए जाते। ये लो,